we will discuss about the British paramountcy, what it is. It was a treaty between the Britishers and the princely states in India. We are talking about that 40% of the land was covered by princely state. This means doesn't create that princely state was one covered land. This was divided into the 600 rajwadas. Like how we can analyze these things, like Britishers want to include their external matters of princely state because they want to develop, they want to connect the roots between the British province and the princely states. Okay. If they want to develop the train region, so how they will develop like that, they will join the princely state to the British province and British province to princely state. So we can analyze the if we draw here some kind of like this, or like this इंडिया. सो प्रिंसली स्टेट कभी यहाँ पे मिलेगी, कभी नीचे मिलेगी, तो ये अलग अलग क्षेत्र थे, राइट. तो अगर ये हमें ब्रिटिशर्स को ये कम्युनिकेशन वाला जो एक्सटर्नल मैटर में जिसमें डिसीजन ले सकती है, वो अगर नहीं देता तो वो कैसे यहाँ पे रूट बनाता, कनेक्ट कैसे करता है इन सभी एरियाज़ को. तो यहाँ पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, कुछ यहाँ पे हमारी क्या है प्रिंसली स्टेट के साथ, और हमारी यहाँ पे मिल जाती हैं ब्रिटिश के प्रोविंस, राइट. तो ब्रिटिश के प्रोविंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, कुछ यहाँ पे प्रिंसली स्टेट मिल जाएंगी. तो कहने का मतलब है कि वो कैसे इस रूट को बनाते अगर उनको उनके पास ये वाला एरिया एक्सटर्नल मैटर में कम्युनिकेशन ही नहीं होता. तो इसलिए उनको ये ज़रूरत थी कम्युनिकेशन की. बिग डिसीजंस होते हैं इसमें, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड. तो इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, देवर 600. सो यहाँ पे समझ में आता है कि किस तरह से जो है ब्रिटिशर एक्सटर्नल मैटर लेके उनको धोखे में रख के और वो अपना डेवलपमेंट कर रहे थे. सो दैट कि वो ट्रेन का अगर डेवलपमेंट करें तो वो प्रिंसली स्टेट से लेकर वो नीचे तक अगर जाएगा तो वो सारे रिसोर्सेज गांव से रिसोर्सेज लेके आएंगे, वो अपना यहाँ पे मुनाफा, क्योंकि वो ट्रेडर्स थे तो वो इतना तो जानते थे कि वो कैसे उसका लाभ उठा सके. तो यहाँ पे समझ में आता है कि ये ब्रिटिश पैरामाउंसी वाली जो ट्रेडी थी वो कितनी कारगर हुई और कितनी वो उनके लिए हेल्पफुल हुई. तो आगे देखते हैं कि किस पर प्रिंसली स्टेट वाले जो किंग्स थे ना, उनको ये सब करके अच्छा ही लग रहा था. उनको लग रहा था कि हाँ छूटे हम लोग और हमारे ऊपर तो कोई राज नहीं करेगा. परंतु बिग डिसीजंस लेने वाले जो एरियाज़ थे वो उन्होंने किसको दे दिए थे, क्राउन को दे दिए थे. तो कहने का मतलब है कि तो ये जो एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं इसमें बिग डिसीजंस भी ले सकते हैं. हम स्वतंत्र नहीं थे. हमारा एरिया जो था 60% एरिया जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्न कर रही थी. वो अपने हक से वो वहाँ पे रूट्स बना रही थी, अपने हक से वो लोगों को अपॉइंट कर रही थी, अपने हक से वो यहाँ पे लेजिस्लेचर काउंसिल बना रही थी, अपने तरीके से. तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्ट को देखें, पहला एक्ट जो बना के भेजा जिसमें सारे प्रावधान थे कि क्राउन कैसे होगा, कैसे कौन इसको चलाएगा, सेक्रेटरी कौन सी, इंडियन मिनिस्ट्री कौन सी है, इंडिया स्वतंत्र किस बात से हुआ है, कि जो चैनल था ना इंडियन मिनिस्ट्री का जो यूके में, उसी को कट कर दिया. मतलब अब जो संचालन है वो इंडिया अपने बलबूते पर करती है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1857 की जो क्रांति थी ना, उसमें ये मांग उठी थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमें छोड़ के जाए. मतलब कि वो हमारे लिए अच्छे काम नहीं कर रही है, वो हमारा शोषण कर रही थी, इसलिए वो यहाँ से जाए. पर ना लोग क्या कहते हैं, जब ये क्राउन का शासन आया तो उनको लगा कि हम अगर अपना शासन लेके जा रहे हैं, और यूके में भी तब डेमोक्रेटिक कंट्री थी वो, मतलब कि शासन एक व्यवस्थित तरीके से चल रहा था
और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा करप्शन करके जा रही थी। तो ये जो क्राउन थी इसके ऊपर ये प्रेशराइज थी, ये प्रेशर में थी, क्योंकि हमें अच्छा प्रूव करना है ईस्ट इंडिया कंपनी से हम बेहतर हैं। और ये चाहते थे कि हमारा रूल भी होता चला जाए और हम अपना काम भी यहाँ से निकालें। तो कहने का मतलब है कि ये टोटली ये अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए थे कि हम अच्छे हैं, बेटर देन द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहला एक्ट में आप देख सकते हैं कि कंपनी के रूल को टोटली अबॉलिश कर दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया रूल ऑफ क्राउन। तो क्राउन का यहाँ पे रूल चलेगा। जो क्राउन है उसके अंडर ही ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो कि जिसके अंडर एक व्यवस्थित पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है ओपोजिशन पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी है। मेजॉरिटी पार्टी के अंदर जो है 3 डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये क्या है, ये एक्ट के माध्यम से अब हमें हमारी जो पावर्स हैं वो हमें बताएंगे। धीरे 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 हम ये हमें सिस्टमेटिकली हमारे जो हमारा जो इंडियनाइजेशन है, मतलब कि मेंबर की जो बढ़ोतरी है या साइज ऑफ मेंबर्स है वो इंक्रीज करेंगे इन द ब्रिटिश इन इंडिया इंडियन। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। सो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की एक पोस्ट बनाई गई, जिसमें 15 इसके जो हेल्प करने वाले जो लोग थे वो, ठीक है। और ये इंडिया पे शासन करने के लिए आता था, ठीक। इनके एक कैबिनेट थी और कैबिनेट में ये 15 लोग बैठते थे, वो भी कहाँ पे, यूके में। तो ये हमने देख लिया था, तो इसमें कुछ बड़ा समझने वाली बात नहीं है। हम यहाँ देखेंगे किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइसरॉय, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर, ये किस तरह से काम करता है। लाइक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हम सबको पता है कि जो वाइसरॉय से जो काम कर रहे हैं उसे वाइसरॉय कहा जाता है। अब हमें ये भी पता है किस तरह से पीछे वायलेशन हुआ था इन दोनों कैटेगरीज का, अब इन दोनों को अलग कर दिया गया था, राइट। ये भी हमने पढ़ा। अब देखो कि जितने भी हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्ट के माध्यम से, वो हमें हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ाएगी, राइट। किस तरह से 1861 के एक्ट में ये हमें नॉमिनेट करेगी एज एन नॉमिनेट करेगी एज ए इंडियन। हम चाहते क्या थे, हमारा बेसिक मंत्रा क्या था, बेसिक मंत्रा यही था कि हमें अपना रूल करना है, मतलब कि हम इंडियंस अपने इंडिया में खुद रूल करेंगे, हम किसी के मोहताज नहीं। हमें यहाँ पे एक तरीके से एक वो बनाया जाए, क्या कहते हैं, मेंबर बनाया जाए लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में भी। कहते हैं कि जो इलेक्शन की प्रोसेस है, धीरे 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 क्या किया गया इन्होंने, थोड़ा थोड़ा करके हमें ये थोड़ी सुविधाएं देते चले गए। जैसे कि 1861 में इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया फॉर सीट्स इन लेजिस्लेचर में बैठने के लिए, या उनमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी धीरे धीरे। फिर इंडायरेक्ट इलेक्शन हुए 1892 में। तो मतलब कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करी इन्होंने। और फिर 1909 में डायरेक्ट इलेक्शंस भी हुए, ठीक है। इंडियन यहाँ पे इलेक्शंस की बात क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर की बात होगी। काउंसिल मतलब कि यहाँ पे जो लोकसभा है या राज्यसभा है, उसमें किस तरह से जो है ये जो लोग हैं यहाँ पे अपना नेतृत्व चाहेंगे, अपना शासन चाहेंगे, तो किस तरह से करेंगे। 1892 में इंडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से यहाँ पे लोग ऐड होंगे इसमें। 1909 में डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। फिर 1919 में बाई कैमरल सिस्टम होगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगी। अब एग्जीक्यूटिव में जो एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसमें भी मेंबर्स की भागीदारी होगी। 1909 में SP सिन्हा जैसे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव
काउंसिल के पहले इंडियन मेंबर थे। एसपी सिन्हा जो थे ना, वो पहले मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के। तो यहाँ में समझ में आता है कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे ग्रेजुअली एक ही एक्ट में सभी इंडियंस को नहीं ले आए। वो धीरे धीरे इन काउंसिल्स के माध्यम से मेंबर की बढ़ोतरी भी हुई और एक सिस्टम डेवलप हुआ, राइट। 1990 में 3 मेंबर्स इंडियन मेंबर्स को लिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी, तो वहाँ पे तो ऑल मेंबर्स आर इंडियंस। तो इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है, जब शासन एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र हो रहा हो, या मतलब कि, है ना, तो इस तरह से जो है इंटरिम गवर्नमेंट का प्रोविज़न है। 1946 की बात है। तो यहाँ पे हम दोनों में देख ले तो कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये ब्रिटिशर्स ने हमारे ही घर में आके हमें ही ऐसे सोच रहे हैं कि हमने एक सिस्टम दिया आपको, ठीक है, हम सही कर रहे हैं। ऑब्वियसली विश्व में ये अपना पहचान बनाना चाहती थी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये होता है। आगे हम बढ़े तो अगर देखें तो इस लेजिस्लेचर में हम देख रहे हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत सारे इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे। फिर वो अभी धीरे धीरे पावर्स को धीरे धीरे पहले पावर्स हमारी सिर्फ सेंटर के पास होती थी, मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास है। हाँ, हम कुछ एक्ट में पढ़ के आए हैं, 1833 के एक्ट में पढ़ के आए हैं कि जिसमें जो पावर थी वो सिर्फ सेंटर के पास है, सेंट्रलाइज्ड है। अब इन 1861 वाले एक्ट में हमें देखने को मिला कि जो पावर है वो पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज होती चली जाएगी। मतलब कि अब डिसेंट्रलाइज मतलब होता है कि हायरार्की में जो सबसे ऊपर है और उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, मतलब कि ऊपर से लेके बॉटम तक आना, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज यहाँ पे पावर को किया गया। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर को नॉमिनेट करना, डिसेंट्रलाइज करना पावर्स को, है ना। प्रोविंस में अब डिसेंट्रलाइज में एक एग्जांपल लें तो जैसे कि सेंटर में गवर्नर जनरल को पावर दी गई है, और हम देखते हैं कि प्रोविंस उस समय 7-8 होंगे, 8-7 होंगे प्रोविंस। तो 8-7 प्रोविंस में धीरे धीरे 8-7 हुए हैं। पहले तो 1-2 ही होते थे, और उसके अंडर ही पूरे देश को चलाने वाले ये ब्रिटिशर्स ही होते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोविंस ऑब्वियसली जो हम आज के टाइम पे जो स्टेट्स हैं उसी को हम प्रोविंस कहा करते थे पहले के टाइम में, और ये ब्रिटिशर भी उनको प्रोविंस, प्रांत के नाम से जानते थे। ऑब्वियसली इसका नाम ही प्रांत है, बट for do not get confused with this word, so that they are rename as a province as a states। और स्टेट इंडिया को नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हमारी स्टेट्स ही बहुत सारी हैं। तो अगर इंडिया को ही स्टेट कह दिया तो मतलब ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सीधा यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोविंस में गवर्नर को शक्ति दी गई, जो प्रांत में जो गवर्नर वर्क कर रहे थे उनको डिसेंट्रलाइज, उनकी पावर को बढ़ाया गया। फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल काम करता था, गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाया गया, मतलब कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अब सबसे पहले आप जानेंगे कि किस तरह से जो है बिल का निर्माण होता है। बिल मतलब कि मान लो कि आप कोई बिल बना रहे हैं, राइट। मान लो लेजिस्लेटर में क्या होता है, लेजिस्लेटिव में इस काउंसिल में क्या होता है, जो ड्राफ्ट बनता है, बिल बनता है, राइट। बिल मतलब कि एक मान लो कि आपने पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए एक पेज पे आपने लिख लिया सारे कि ये वाली चीज़ें इसमें होनी चाहिए। सारा पेज, एक पेज क्या बन जाता है, बिल बन जाता है। और वो बिल सबसे पहले वो लोकसभा के सेशन से निकलता है, मतलब कि यहाँ पे लोग बिल को पेश करेंगे, मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है। ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी है वो ही क्या करती है, यहाँ पे बिल बनाएगी, ठीक। तो बिल बनाने के लिए वो क्या करेगी, हाँ, यहाँ पे लोकसभा में पेश करेगी। तो लोकसभा में पेश करेगी, और फिर अगर वो सारी मेजॉरिटी ने अच्छे से वोट करा या उस पर डिस्कशन हुआ,
तो वो राज्यसभा में चला जाता है वो बिल, ठीक। अभी वो एक्ट नहीं बना, राज्यसभा में भी डिस्कशन होती है, ठीक। राज्यसभा में जब डिस्कशन होती है देन दे वर डिस्कसिंग इनटू, राज्यसभा में भी इस तरह से वो डिस्कस करेंगे। फिर वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास आता है। प्रेसिडेंट हम सबको पता है कि वॉइस राय को ही हम रीनेम किया गया है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट के पास वो एक्ट मतलब कि बिल जाएगा, एक्ट नहीं बिल जाएगा। वो प्रेसिडेंट को अगर पसंद आया तो वो क्या कर देगा, साइन कर देगा। और साइन करने के बाद वो, जब वो साइन कर देता है ना ऑफिशियली, वो ये एक्ट बन जाता है, वो एक रूल बन गया। जैसे कि हम एक्ट पढ़ते आ रहे हैं तो वो एक्ट बन जाता है। मान लो कि लोकसभा में सेशन चला ही नहीं, मतलब लोकसभा बंद है, ठीक। तो प्रेसिडेंट को ये पावर मिलती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन भी, और जहाँ पे ये ठीक है। तो ये कोड़ी कहाँ से आई, तो आने दो। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस मतलब कि एक रैंडम एक्ट को बनाने के लिए, टेम्पररी एक्ट को बनाने के लिए वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। वो क्या करता है कि एक पेज निकालता है और उसमें वो प्रोविजंस लिखता है और असाइन करके पास कर देता है, वो खुद में ही पास कर देता है, ठीक। तो वो क्या होता है कि वो टेम्परेरी एक्ट बना सकता है, ऑर्डिनेंस उसी को कह सकते हैं। अगर मान लो कि लोकसभा में ये सेशन चला ही नहीं और राज्यसभा में चला, और प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देता है, और वो मतलब कि एक रैंडमली दे कैन इशू द ऑर्डिनेंस, और उससे टेम्परेरी एक्ट ही बनता है। सिर्फ 7.5 मंथ्स ही ये वैलिडेट करता है आपको, और इसके अलावा 7.5 मंथ ही आप इसको क्या कर सकते हैं, ये एक्ट को चला सकते हैं। उसके अलावा आप इसको नहीं चला सकते। तो कहने का मतलब है कि ऑर्डिनेंस इशू जो है वो 7.5 मंथ ही हो सकता है, उसके बाद ये अनवैलिड घोषित हो जाता है। अगर यही ऑर्डिनेंस जो इशू कराया गया और लोकसभा से पास हो जाता है तो ये परमानेंट एक्ट भी बन जाता है। मान लो कि यहाँ से बिल बना और लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया और फिर प्रेसिडेंट के पास गया। यहाँ पे तो हमने बात की थी अगर प्रेसिडेंट असेंट कर देता है, मतलब कि उसकी असेंट है कि हाँ ये सही है और ये एक्ट बन जाता है। अगर उसका मन नहीं है, वो डिनाइल कर देता है, ठीक है, उस बिल को नहीं चाहता है, तो फिर वो क्या करता है, तो फिर जब वो डिनाइल कर देता है ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर उसको कहते हैं जब उसके पास ये शक्ति है कि वो उसकी अगर पसंद का एक्ट नहीं बना है या उसकी पसंद की ये नहीं बन पाया है, तो उसको हम कहते हैं वीटो पावर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वीटो पावर किसे कहा जाता है। सो वीटो पावर यहाँ पे ये है, ठीक है। वीटो पावर लेने की शक्ति किसके पास आ गई थी, गवर्नर जनरल के पास। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक। इंडियन काउंसिल एक्ट क्या बात करता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से शुरू होता है, मतलब कि ये 1861 को शुरू हुआ। भारत में भागीदारी आई 3 लोगों की ही। काउंसिल में रिफॉर्म्स किया गया है और ऑब्जेक्टिव इनका इंडियनाइजेशन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो हमने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक। काउंसिल में रिफॉर्म किया गया है, हाँ, काउंसिल में रिफॉर्म किया गया है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे मैं ऐसे कर लेती हूँ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा आपको समझ में आएगा, लाइक दिस, ओके। सो फॉर योर इंटरप्टिंग प्लीज मेक मी पार्डन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या था, अब देखिए जो भी एक्ट हमारे यहाँ पे बनते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब है कि काउंसिल में रिफॉर्म किया है। काउंसिल्स मतलब क्या है, काउंसिल मतलब कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी आपकी, उसमें रिफॉर्म किया जाएगा। उनका यही मकसद होगा कि जो जो काउंसिल्स बनी हुई हैं उसमें क्या हो, इंडियंस की भागीदारी ज़्यादा हो या इंडियनाइजेशन ज़्यादा हो, लोग इंडियन पीपल्स इसमें ज़्यादा भाग लें। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा प्रोविज़न, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियन मेंबर को नॉमिनेट किया गया, सिर्फ नॉमिनेट किया गया है, चयनित किया गया है, ना कि इसको इलेक्ट करके यहाँ पे बिठाया गया है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज हुई पावर, पावर का जो है वो पावर को ट्रांसफ़र किया गया अपर लेवल टू बॉटम, ठीक है। और प्रोविंस के गवर्नर को एक निर्णय लेने की शक्ति मिली, मतलब कि दे हैव अ पावर। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही यही है कि पावर को ऊपर से लेके नीचे तक ले आना, ठीक। तो ये जो गवर्नर है वो प्रोविंस का गवर्नर है, और जो वो वाला गवर्नर है वो पूरे देश का गवर्नर है, तो वो सेंट्रलाइज है। यहाँ पे अब धीरे धीरे ये क्या करेंगे, काउंसिल्स के माध्यम से हमें शक्ति प्रदान करेंगे, हमें मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी या जो उनके इसमें काम करेगा। आगे बढ़े तो गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर मिली। ऑर्डिनेंस इशू हमने अभी बात की कि ऑर्डिनेंस होता क्या है, ठीक। ऑर्डिनेंस मतलब कि टेम्पररी एक्ट, और ये अभी अगर देखें ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है तो 123 आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है प्रेसिडेंट। ये सिर्फ पावर किसको मिली है, प्रेसिडेंट को। और वीटो लेने की पावर दी गई है। वीटो लेने की पावर मतलब वो डिनाइल भी कर सकता है, लाइक। अब ये वाला जो पॉइंट है, लाइक पोर्टफोलियो सिस्टम, व्हाट इट इज़, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है ये आपको समझना होगा। पोर्टफोलियो सिस्टम होता है कि एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि आपकी सरकार बनी, मेजॉरिटी में आप बने, ठीक। तो अब प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, ठीक। वही मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर चूज़ करेगी, और प्राइम मिनिस्टर चूज़ करने के बाद वो एक कैबिनेट बनाती है जिसमें उसके खास मंत्री होते हैं, 15-20 मंत्री होंगे। तो अलग अलग मिनिस्ट्री उन मंत्रियों को दी जाएगी, और इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो क्या करता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डी फैक्टो हेड होता है पूरे इंडिया का या पूरे सिस्टम का, तो एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट वही करता है। तो मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री को क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो सिस्टम भी 1861 के एक्ट में लाया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट में लाया गया। इनकम टैक्स की शुरुआत, अब ये जो एरिया है वो अलग है। सो नेक्स्ट एक्ट कब आया, सो नेक्स्ट एक्ट हमारा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है, वो भी हम समझ लेंगे। अब धीरे धीरे हाई कोर्ट की भी सुविधा हुई। 1861 में हमारा, जैसे कि हम देखते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम हमारा डिसेंट्रलाइज हो रही है, गवर्नर को शक्तियाँ मिल रही हैं, एंड मैनी प्रोविजंस वर देयर। और उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे हाई कोर्ट्स बन जाते हैं, 3 हाई कोर्ट बने। सबसे पुराना हाई कोर्ट हम देखते हैं कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें कलकत्ता कोर्ट बनाया गया था, इंडिया का फर्स्ट जो है वो कोर्ट बनाया गया था। उसके बाद जो है 1862 में यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना हुई इंडिया में, जो कि मद्रास और बॉम्बे। ऑब्वियसली ये जो स्टेट्स थी वो काफ़ी रिच थी और वेरी प्रॉस्पर थी, और डेवलपमेंट भी ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही था। तो पहले भी वो रिच ही थी, और उसके बाद जब जो ब्रिटिशर्स के प्रोविंसेस थे, मेनली वो 3 यही प्रेसिडेंसीज में रहा करते थे। इसके अलावा जो है 1885 में, इसी जो टाइमलाइन की अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बात की है, तो 1885 में कांग्रेस बनी। अब देखो धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट होती चली जा रही है, देख सकते हैं ना। और इस समय ही फ्रीडम स्ट्रगल अपने पीक पर था, मतलब कि लोग जान चुके थे कि हमें अपना शासन चाहिए, तो इसीलिए वो एक्ट के माध्यम से साइज जो लेजिस्लेटिव में जो मेंबरशिप है वो देने की कोशिश कर रहे थे, सो दैट कि वी विल रेजिस्ट हियर, वी विल रूल ओवर इंडिया फॉर अनदर सेंचुरी, वो ये सोच रहे थे।
और यहाँ पे वो ये लोग भूल चुके थे कि यहाँ के लोग भी पढ़े लिखे हैं। जो एलिट क्लास के लोग थे वो इंग्लैंड जाके पढ़ते थे, उनको ये एनालाइज हो चुका था कि यहाँ पे वो धीरे धीरे हमारे ब्रेन वॉश कर रहे हैं। एक स्टोरी है, उसके पीछे हम बनाएंगे। तो धीरे धीरे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके साथ और भी बहुत सारे पार्टीज बनी, रीजनल पार्टीज हुई। तो कांग्रेस क्या थी, एक ये कांग्रेस एक उच्च वर्ग या कह सकते हैं कि जो अमीर लोग थे, रिच लोग थे या पढ़े लिखे जो लोग थे, उनका एक ग्रुप था। पहले ये बहुत कम ग्रुप था, फिर धीरे धीरे जब स्वतंत्र हुए तो हम 300 के आसपास तो होंगे, जो कि आधे पाकिस्तान में चले गए, फिर 208 इलेक्ट होके आए थे। तो ये सारे कांग्रेसी थे, कांग्रेस में से ही निकली है मुस्लिम लीग। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना किस तरह से हुई थी, क्योंकि बहुत फ्रीडम स्ट्रगल उसके पीक पर था उस समय भी लोग यहाँ पे ये चाहते थे कि हमारा इंडिया स्वतंत्र हो, हम अपने डिसीज़न खुद लें। और उस समय लोग बहुत पढ़े लिखे हुए थे, तो उनको ये समझ में आता था कि जो हमारा देश है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हम यहाँ पे किसी और व्यक्ति आया, दूसरे देश का आया व्यक्ति हम पर राज कर रहा है, ऐसा क्यों? हमें कमी है क्या कोई? हाँ, हम यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, हम रूल करेंगे अपने लोगों के लिए, राइट? तो उनका ये उद्देश्य था। तो इसलिए ये जो कांग्रेस थी, ये एक फ्रीडम स्ट्रगल का ही एक परिणाम था, क्योंकि 1857 में सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो ये दर्शाती थी कि किस तरह से जो है अलग अलग एरियाज़ में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, सो दैट कि वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि भारत खतरे में है, अच्छे हाथों में नहीं है। हाँ, वो सिस्टम डेवलप कर रहे थे क्योंकि प्रेशराइज थे, वो प्रेशर में थे, इसीलिए कर रहे थे। लोग उनको प्रेशर करते थे और उनको बार बार उनको बोलते थे कि हमें आज़ादी हमें स्वतंत्र होना है, हमें शासन चाहिए, हमें यहाँ पे डोमिनियन रूल करना है, या हमारे द्वारा रूल होना चाहिए। तो फाउंडर एओ ह्यूम जो थे वो यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना करते हैं। पहला सेशन, तो कांग्रेस के बहुत सारे सेशंस होते थे जहाँ पे वो डिस्कशन चलते थे उनके कि किस तरह से हम एक संघ बनाएंगे। ग्रुप था, ये छोटा सा ग्रुप था। 1885 में इन्होंने ग्रुप बनाया, फिर धीरे धीरे इनके सेशंस हुए, अलग अलग प्रकार के सेशंस इन्होंने किए, जिसमें बहुत सारे लोगों ने प्रोविजंस के रिलेटेड डिस्कस करते थे। अगर ब्रिटिश ने कोई एक्ट बनाया उस पर डिस्कशन चलता था कि प्रोविजंस में इंडियंस के लेजिस्लेटर में मेंबर्स कितने हैं, कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या वो प्रोविजंस रख रहे हैं, इंडियन की डिमांड्स क्या है, वो सारे इसमें डिस्कशन होती थी। हालांकि इसके अलावा जब ये स्ट्रांग होती चली गई कांग्रेस, इसके अलावा भी जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था ना, तो उसमें 15 सीट्स जो थी वो अदर पार्टीज़ की भी थी। तो वो अदर पार्टीज़ कुछ तबके की छोटी छोटी पार्टीज़ थी, बट वो भी पार्टी एमर्ज हुई, जैसे कि बीजेपी। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं पहले जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी, जिसको बाद में रीनेम कर दिया गया बीजेपी के द्वारा। तो यहाँ पे हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि किस तरह से 1885 में इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी बने, फिर उसके बाद इंडियन नेशनल दादा भाई नौरोजी। ठीक, वे क्या है, हाँ, इन्होंने क्या किया था, दादा भाई नौरोजी ने इंडिया को इसी कांग्रेस के नाम को इंडियन नेशनल रख दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, राइट। तो ये तो उनकी पर्सनल बातें हैं। यहाँ पे हम एक्ट की बात करेंगे, तो एक्ट हमारा अगला एक्ट जो है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है। अब देखो यहाँ पे काउंसिल्स में यही बात हो रही है कि किस तरह से, मैंने कितनी बार ये बात करी कि नंबर ऑफ मेंबर्स लेजिस्लेचर में बढ़ाए गए, इंडियन मेंबर्स बढ़ाए गए। इनलार्ज द साइज एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल में पावर मिली, गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछ सकती थी, कौन, इंडियन पीपल्स, बजट पर डिस्कस कर सकते थे।
हमने पढ़ा 1861 में बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सिर्फ इंट्रोड्यूस ही किया था, उसमें भागीदारी नहीं थी उसको बोलने, उस पर डिस्कस करने की, या जिस तरह से आज निर्मला सीतारमन बजट को पेश करती है, उसके बाद उस पर सेशंस चलते हैं लोकसभा में, उस पर डिस्कशन होता है कि क्यों ये एलोकेशन हुई, किस में टैक्स लगाया जा रहा है, ये सारे डिस्कशंस पार्लियामेंट में होती है। तो उस समय डिस्कशन नहीं किए करवाते थे ये लोग ब्रिटिशर्स, तो क्योंकि उनको लगता था कि कोई ड्रॉबैक्स निकाल दे तो हमको गुस्सा हो जाएगा, हम गुस्सा हो जाएंगे। तो ये मतलब इंडियन से भी डरते थे कहीं ना कहीं। अब ये इंडियन की पॉलिटिकल पावर को जी रहे थे या उनको रूल कर रहे थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछ सकते थे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, अगर इस एरिया में ये हो रहा है तो ऐसा क्वेश्चंस पूछ सकते थे ये मेंबर्स। ओके, तो यहाँ पे मेंबर्स की संख्या नहीं बताई गई है कि कितने मेंबर्स और जुड़े इसमें। अब बजट पर डिस्कस कर सकते थे, बजट पर डिस्कस पहले नहीं करने देते थे, अब करने दिया जा सकता था। अगला प्रोविजन इसमें है इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस। हमने अभी अभी पढ़ के आए हैं कि नॉमिनेट हुआ है 1861 में सिर्फ 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था, 3 मेंबर्स को, और इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए क्योंकि इनको लगता था कि हम हर एक्ट में अगर थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइज करेंगे तो ये लोग हमको करने देंगे, क्या राज करने देंगे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन किस तरह से हुए ये भी एक कहानी है, तो यहाँ पे ये कहानी है, ठीक। यहाँ पे आ गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे 2 बना दिए गए, और इनमें जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए, जो कि आज भी अगर हम देखें तो क्या होता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि जो पार्लियामेंट है, राइट, पार्लियामेंट में जो एमपीज होते हैं वो किस तरह से इलेक्ट होते हैं, राइट, आपको पता होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लाइक एमएलएज, और जो एमएलएज हैं वो वोटिंग करते हैं, ठीक। तो ठीक, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ये लोग थे, ठीक है, और ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग जो है इनको नॉमिनेट करेंगे एमपीज को। तब पता नहीं उनको एमपीज कहा जाता था, पता नहीं क्या कहा जाता था, आई डोंट नो। आगे है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से इलेक्ट किया जाता था, जो एमएलएज होते थे उनको, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया, यूनिवर्सिटी के लोग, म्यूनसिपैलिटी जो उस समय अर्बन एरियाज भी इंट्रोड्यूस हुए, है ना, उनको डेवलप कर दिया गया था। तो म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लोग थे, वो सारे मिलाकर एमएलए चूज़ करते थे, और एमएलए ही सेंट्रल काउंसिल। तो इस तरह से जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है, एक पॉइंट हमारा रह गया जो कि हम बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि ऑर्डिनेंस इशू जारी कर सकता है गवर्नर जनरल, तो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था गवर्नर जनरल, है ना, ऑर्डिनेंस। तो उस समय कैसे होता होगा, अभी आज के टाइम पे हमने बात की थी लोकसभा और राज्यसभा, उस समय जो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सिर्फ, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो वाइसराय था वो प्रेसिडेंट था, और जो आज के टाइम में जो लोकसभा राज्यसभा है वो क्या है, वो उस समय की लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास उस समय जो मेंबर्स होते थे ना ब्रिटिशर्स के, वही, या गवर्नर हो गया, वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता था लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से। कहाँ पे माध्यम से वो क्या कर सकता था, अपना ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू विच टू वाइसराय। नाउ वी विल डिस्कस हेयर। सो ये जो थ्योरी हम पढ़ेंगे इसमें सिर्फ नॉलेज है, ओके, कि किस तरह से जो ब्रिटेन थी वो इंडिया पे रूल कर रहे थे विद द आइडियोलॉजी, लाइक 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है ये आइडियोलॉजी, ठीक।
पावर के माध्यम से हम ब्रिटिशर क्या करेंगे, पावर होगी तो वो क्या कर पाएंगे, इंडियन पे रूल कर पाए, हुआ भी, सक्सेसफुल हुआ। वेलफेयर के अकॉर्डिंग अगर हम वेलफेयर करेंगे तो इंडियंस तो बुद्धू हैं, तो वेलफेयर के नाम पर उन्होंने ये ढोंग रचा। फिर तीसरा जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, ब्रेन वॉश। तो ये किसी भी किड का अगर वो खाली दिमाग है उसका, तो उसका इजीली वी कैन ब्रेन वॉशिंग देम इजीली। सो बिफोर वी टॉकिंग हियर, दादा भाई नौरोजी जो थे हमारे पढ़े लिखे लोग थे, जो एनालिटिक जानते थे, मतलब कि जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, जो तर्क करना जानता हो या एनालाइज कर सके उस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हुए, ये समझ पाए कि यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है, रैशनल हो सके, तर्क आए उसको और लॉजिक तर्क हो, राइट। सो यहाँ पे ये जो स्टोरी है, यहाँ ये एक्चुअल जो उन्होंने अपना मैपिंग बनाई थी, माइंड मैपिंग बनाई थी, सो दैट कि हम जीत पाएँ, वो जो मैपिंग थी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो स्टोरी है वो हम देखने के बाद हम ये लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, यहाँ इस वीडियो को तो हियर वी हैव, रूल को हमेशा बनाए रखने के 3 विकल्प होते हैं, राइट। 3 विकल्प। पहला विकल्प उनको लगा कि पावर। ऑब्वियसली जब मुगल डायनेस्टी थी, है ना, तब तक औरंगजेब थे और वो क्रूअल इतना था कि वो इनको बजने ही नहीं देगा, मतलब कि वो अपने एरिया में उसको आने ही नहीं देगा। तो पावर एक ऐसा हथियार इन्होंने तब करना शुरू किया जहांगीर के टाइम। इन्होंने जहांगीर से परमिशन ली और यहाँ पे आर्मी और वेपन्स रखने की क्या मांगी, शक्ति मांगी। तो उससे इनकी आर्मी, नेवी, पुलिस ये सारी डेवलप हो चुकी थी। इसकी वजह से वो क्या कर पाए, मुगल्स को हरा पाए और अपना रूल शुरू किया उन्होंने, राइट। अब दूसरा ये यहाँ पे पिलर है वेलफेयर एक्टिविटीज़। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश पैरामाउंसी में हमने देखा कि जो प्रिंसली स्टेट थी, ऑब्वियसली जो 60% एरिया था वो कवर होता था ब्रिटिश एम्पायर के अंडर। तो ब्रिटिश एम्पायर जो था वो जो 60% जो लैंड एरियाज था उसमें जो इंडियंस थे उनके हक छीन लिए गए थे उनके द्वारा, राइट। तो जो प्रिंसली स्टेट थी जो 600 के आसपास थी, 600 के आसपास थी, उनसे भी जो एक्सटर्नल मैटर्स थे वो छीन लिए गए थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडियंस अनएजुकेटेड की वजह से भी और कुछ देखने की वजह से भी उनको लगा, ये चाहते थे कि हम यहाँ पे रूल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज़। अगर हम वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते हैं तो इंडियंस को हम बहुत सालों तक यहाँ पे लॉन्ग टर्म क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। ऑब्वियसली किसी भी शासन का एंड तो कहीं ना कहीं तो होगा, लाइक जैसे कौरवों का हुआ। सोचते थे कि हम एंड तक चलेंगे, हमारा साम्राज्य, एवरी बिगनिंग हैज़ अ एंड, राइट। सो यहाँ पे वेलफेयर एक्टिविटीज़ में सबसे पहले उन्होंने रेलवे बिछाई हैं। लोगों को लगा भाई बहुत अच्छी वेलफेयर एक्टिविटीज़ है। उनकी भी ये स्ट्रैटेजी थी कि अगर हम रेलवे बिछाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो विलेज के रिसोर्सेज थे या ट्राइबल एरियाज़ के जो रिसोर्सेज थे वो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं और उसके द्वारा बहुत सारी प्रोडक्शन करके हम अपने देश में 10 टाइम्स बेचेंगे। तो रेलवेज के माध्यम से वो हर एक रूट के साथ कनेक्ट करके अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे और जहाँ पे उनके खिलाफ मूवमेंट हो रहा होता था वो उसको सप्रेस कर देते थे। रेलवे का बहुत सारे रेलवे के फ़ायदे थे। एजुकेशन को देखें तो एजुकेशन एक ऐसा माध्यम था जिसमें हमने पढ़ा कि एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। 1 लाख पर ईयर उनको प्रोविज़न सेट करा गया। क्यों करा गया होगा, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन देकर वो खुद के लिए स्टाफ बना रहे थे, खुद के लिए, राइट। एजुकेशन का उनका एक ही मकसद था कि अपनी इंग्लिश को बढ़ाना, जैसे कि मैकॉले ने इंग्लिश को प्रेफरेंस दी, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। इंडिया यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग हैं,
एजुकेशन के माध्यम से इन्होंने हमारे कल्चर को कोलैप्स करा। मतलब बहुत एजुकेशन जो है वो हर सेक्टर में आ जाती है। लाइक हम सोशली कैसे रहते हैं, जैसे कि हाँ, जैसे कि खाने का कल्चर है। तो अगर पहले हम पराठे खाते थे तो आज पिज़्ज़ा खाते हैं। तो पिज़्ज़ा ये चीज़ वहीं से आई है। तो हमारी शुरुआत आज की अगर एजुकेशन देखी जाए तो शुरुआत ही हमारी इंग्लिश से होती है, राइट। बच्चे आजकल इंग्लिश ही में बात करना चाहेंगे। उनका सूट वूट, रहन सहन, बोल तरीके, उनके हाव भाव, हर कल्चर कोलैप्स जो है ब्रिटिशर ने हमारे अंदर ऐसा इंसल्ट मतलब क्या बोलते हैं, इनकलकेट कर दिया या इंस्टॉल कर दिया है कि हम उसको ना चाह कर भी उसको रिमूव नहीं कर सकते। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अच्छा बोले, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे सुंदर चेहरा हो, तो ऐसा एजुकेशन नहीं कहती। एजुकेशन आपको एनालिटिकल बेसिस पे आपको रैशनल बनाती है। आपको एक समझ आता है कि ये आपके समक्ष कुछ हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको एक लॉजिक देती है एजुकेशन। नेक्स्ट पढ़ें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड्स हो गए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करें। लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि एग्जीक्यूटिव रूल बढ़ाना, डायरेक्ट इलेक्शंस का इंट्रोड्यूस करना, या मेंबर्स का साइज बढ़ाना। हालांकि ये साइज बढ़ा रहे थे तो ये अपने को इम्प्रूव कर रहे थे कि ताकि हमारी इमेज ख़राब ना हो। ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बर्बाद करके गई है सारा काम, तो हम सारा बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि हमें लॉन्ग रन के लिए हमें ये गवर्नमेंट लेके चलेनी है। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन तो पता ही है आपको किस तरह से किया इन्होंने। जुडिशरी, जैसे कि कलकत्ता में, और इस तरह से कोर्ट्स को, हाई कोर्ट खोले, सुप्रीम कोर्ट खोला, और उसमें अपॉइंटमेंट हुई जजेस की, किस तरह से, है ना। सोशल इविल्स, अब ये सब काम तो अपने लिए किए थे इन्होंने। रेलवे हो गया, एजुकेशन हो गया, अपने स्टाफ, अपने रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि अपना पॉलिटिकल पावर भी तो चाहिए। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी भी खुद के लिए। जुडिशरी में भी बहुत शोषण होता था इंडियन को बहुत, मतलब बैक ऑफ द सीट। अगर उसकी गलती नहीं भी है तो उसको तब भी सज़ा मिल जाती थी। तो ये इस तरह से रोल्स होते थे। अब सोशल इविल्स क्यों उन्होंने मिटाए होंगे? ऑब्वियसली अपनी छवि को दर्शाने के लिए। हर व्यक्ति, हर गुनहगार ये अपना शो ऑफ करता है कि मैं सही हूँ, राइट, चाहे वो कितने भी पाप करके क्यों ना बैठा हुआ, राइट। तो हर चालाक व्यक्ति कहता है मैं तो सीधा हूँ, ठीक। तो कहने का मतलब है कि सोशल इविल्स लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा में तो ये बिलीव करते थे। तो दास प्रथा इन्होंने हटा दी, तो बड़ी बड़ी बहादुरी का कार्य किया इन्होंने। सती प्रथा हो गई, विधवा को फिर से विवाह करने की मिला। दास प्रथा हो गई कि दास बना देते थे, स्लेव डायनेस्टी मुगल्स ने ही शुरू करी थी ये, तो ये एक अच्छी काम थी। सती प्रथा मतलब कि एक जिंदा लड़की को सती कर देना, तो कहने का मतलब कि सही तो नहीं होता है। अगला पिलर आता है। अब ये जो सारी एक्टिविटीज़ जो ये किस तरह से हमें ये समझ में आया, जब हमारे एलीट क्लास के जो लोग होते थे ना, ज़मींदार के जो बच्चे होते थे, वो इंग्लैंड पढ़ के आते थे। उनको कहते हैं कि एक व्यक्ति, मान लो कि एक हरियार्की होती है, लाइक दिस काइंड ऑफ हरियार्की। कहाँ पे बनाए हम आपकी हरियार्की? लाइक हेयर, ठीक है, ये हरियार्की है। जो लोअर क्लास के लोग होते हैं ना, ठीक है, उनके पास तो कोई, मतलब लोअर क्लास आ गई, मिडिल क्लास आ गई, और यहाँ पे हायर क्लास। लोअर क्लास क्यों पढ़ते हैं? और उनके पास तो रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए वो पढ़ते ही नहीं हैं, ये यहाँ से हट जाते हैं। एजुकेशन क्यों ली जा सकती है? एजुकेशन, लोअर क्लास पीपल्स क्यों एजुकेशन, मतलब लोअर क्लास तो लेते ही नहीं क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते, तो वो कहाँ से पढ़ेंगे, राइट। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, एजुकेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है, मतलब कि उनको एक जॉब चाहिए, राइट। उनको और कुछ मतलब नहीं होता एजुकेशन से। उनको एक एग्ज़ाम निकालना है, उसके लिए वो
रट रट के एग्जाम उसको एनालाइज करके समझ के पढ़ के चले जाते हैं और पास भी हो जाते हैं और सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो वो सिर्फ जॉब के लिए पढ़ते हैं। जो हायर क्लास होते हैं ना, जैसे कि अंबानी हो गया, लाइक उसको जॉब के, उसको तो जॉब चाहिए ही नहीं ना, उसके वो तो औरों को जॉब देता है। तो वो वो क्यों पढ़ेगा, वो क्यों एजुकेशन लेगा? हायर क्लास एजुकेशन क्यों लेती है? क्योंकि उनको जॉब तो लेना नहीं है, उनके पास इनफ पैसा है, राइट। तो हायर क्लास एजुकेशन इसीलिए लेती है रैशनल होने के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ती है, राइट। नॉलेज किसी भी जगह हो सकता है, किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, कोई भी पार्ट का हो सकता है। तो उस समय भी हमारे देश में हायर क्लास होती थी जो कि नॉलेज के लिए पढ़ती थी और एनालाइज करती थी सोसाइटी को, किस तरह से सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एजुकेशन के नाम पर। और इतनी वेलफेयर एक्टिविटीज़, ये बोल रहे हैं कि हम वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपने हित के लिए इन्होंने किया। ये जो दास प्रथा वगैरह वगैरह ये है ना, क्योंकि वी ऑल नो कि आधे जो लोग थे वो लंदन, क्या कहते हैं उसको, इंग्लैंड में जाके बस गए थे, ठीक। तो इंग्लैंड के लोग बहुत एडवांस थे उस समय, डेमोक्रेटिक ये सरकार थी ये। तो अगर ये कुछ ऐसा नहीं करती लोगों को दिखाने के लिए, तो कहने का मतलब है कि ये तो कुछ भी नहीं कर रही है इंडिया के लिए, राइट। तो पावर और वेलफेयर ये दोनों ही पिलर टूट जाते हैं एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तीसरा हम देखें तो तीसरा भी यही एनालिटिकल पीपल्स क्या करते हैं, इनको समझाते हैं। आइडियोलॉजी होती है, ब्रेन वॉश। मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई बच्चा है, उसको हम बोलेंगे आँख बंद करना गलत बात होती है, ठीक ठीक। मान लो कि एक बच्चा क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। टीवी देखने के साथ उसने क्या किया, जिसमें डेटॉल की साबुन की क्या किया उसने, एक वो देखी, ऐड देखी जिसमें एक छोटा सा बच्चा डेटॉल का साबुन लगा रहा है और वो इतना गोरा हो गया लगा के, ठीक। उसके कीटाणु भी उसके निकल गए। तो कहने का मतलब है कि बच्चा उस विजुअल्स को देख के वो ऐसे चकित हो गया कि वाह, ये तो सच में इतना सुरक्षित होता है ये साबुन, जो कीड़े ही निकाल देता है। होता है, मैं नहीं कह रही हूँ नहीं होता, बट बता रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरह से जो दिमाग के साथ खेला गया, आइडियोलॉजी, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है किड्स के द्वारा एजुकेशन के माध्यम से या टीवी चैनल्स के माध्यम से। ब्रिटिशर ने अच्छा ब्रेन वॉश करा किड्स का, और किड्स क्या करते थे, फोर्स करते थे या मार्केटाइज करते थे उनके प्रोडक्ट्स को, ठीक। किस तरह से मार्केटाइज हुआ, जैसे कि फेयर एंड लवली हो गया, तो फेयर एंड लवली लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, पैंट कोट पहनोगे तो सिविलाइज्ड हो जाओगे, ठीक। तो यहाँ पे दो आइडियोलॉजी एमर्ज हुई 18th और 19th सेंचुरी में। पहली हम देखते हैं तो इसमें वाइट मैन बर्डन थ्योरी हुई। एक हिस्टोरियन थे रुडियार्ड किपलिंग, क्या बोलते हैं इसको, राइट, आई डोंट नो, हिस्टोरियन थे, ठीक है, इनका नाम पढ़ लीजिएगा। तो इनकी वाइट मैन बर्डन थ्योरी थी। ये कहता था कि भाई हम अंग्रेज वाइट मैन इंडिया पर रूल करने नहीं, बल्कि इंडिया को सिविलाइज और मॉडर्न बनाने के लिए आए हैं। कह रहे अपने आप को वाइट मैन कहते हैं क्योंकि इनकी जो चमड़ी थी वो कुछ ज़्यादा ही चिट्टी है, ठीक। और ये क्योंकि चिट्टी क्यों है आप सबको पता होगा, क्योंकि भूगोल के कारण। अफ्रीका के लोग काले क्यों होते हैं, क्योंकि भूगोल के कारण उनकी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, या सन की जो रेज है ज़्यादा जहाँ पे पड़ेंगी वो काले लोग होंगे, और जहाँ पे कम पड़ेंगी वहाँ पे सांवले होंगे, और जहाँ पे पड़ेगी ही नहीं, कुछ कुछ पड़ेंगी, तो वो लोग बिल्कुल भूरे रंग के, मतलब बिल्कुल वाइट होते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये अपने आप को वाइट मैन कहते हैं इंडिया में हम रूल करने नहीं आए हैं, ये हमको बुद्धू बना रहे हैं, रूल पूरा कर चुके हैं, लूट के हमको ले जा चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं हम रूल करने नहीं आए हैं, बल्कि हम आपको क्या बनाने आए हैं, सिविलाइज्ड, मॉडर्नाइज। तो अभी हमें ये क्वेश्चन आता है कि सिविलाइज्ड किसे कहते हैं? गवार,
जैसे कि एक व्यक्ति ने, मान लो कि एक नर्सरी की बुक है, ठीक, बच्चा पढ़ने गया स्कूल और यहाँ पे ब्रिटिशर सरकार थी, ठीक, उसमें पहले ही पेज में क्या लिखा हुआ है, एक काला बच्चा है और एक गोरा बच्चा बैठा हुआ है, दोनों का कंपैरिजन करा गया, एक काला बच्चा है, गोरा बच्चा है। जो गोरा बच्चा है उसके नीचे ब्रिटिश प्रोडक्ट लिखा हुआ है, लाइक ये वाला तेल, राइट, ओके। तो जो काला बच्चा है उसके नीचे लिखा है मस्टर्ड ऑयल। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि जो मस्टर्ड ऑयल लगाने वाला व्यक्ति है या बच्चा है वो क्या है, वो काला है। वो जो सरसों का तेल है वो क्या, वो लगा के वो काला हो जाता है, और जो वो वाइट वाला है वो अपना प्रोडक्ट, मतलब ब्रिटिशर्स कोई भी प्रोडक्ट लगा लो तो वो उसके नीचे लिखा होता है। तो मतलब ये वाला प्रोडक्ट उसके दिमाग में ट्रिगर करेगा कि भाई ये गोरा जो है वो सिविलाइज्ड है, ठीक, और जो काला है वो अनसिविलाइज्ड है। तो आज तक अगर हम देखें तो अगर कोई ब्रिटिशर कंपनी, कोई ब्रिटिश की कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है आज भी, तो उनके जो पुतले होते हैं ना वो आज भी वाइट होते हैं। क्यों वाइट? इतना कलर 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 हो गया है कि आज तक उसकी जड़ें आज इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक। आज भी लोग चेंज कर बात करते हैं कि कलर कुछ मैटर नहीं करता, इंसान की इंटेलिजेंस या इंसान का रैशनल होना ही काफ़ी होता है। बट सबसे पहले अगर गांव में जाओगे ना तो आपको लोग जज करते हैं, आज भी करते हैं। तो आज इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, ठीक। तो थिंकिंग को चेंज करने के लिए बहुत समय लग जाएगा, तब तक तो क्या पता क्या पता ख़त्म ही हो जाए दुनिया, गवर्नमेंट, तो कहने का मतलब है कि ये थिंकिंग जो है इतनी हमारे दिमाग में बस चुकी है कि काला जो होगा वो बेकारी होगा और जो गोरा होगा वो सही होगा। और अगले पेज में अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति पैंट कोट पहना है और एक व्यक्ति ने कुर्ता और धोती पहना हुआ है। तो उसके नीचे लिखा है, जो जो पैंट कोट वाला व्यक्ति है उसके नीचे लिखा है सिविलाइज्ड, और उसके धोती वाले के नीचे लिखा है अनसिविलाइज्ड। तो यहाँ पे बच्चे को क्या समझ में आएगा कि जो सिविलाइज्ड है वो पैंट कोट वाला है, हमें पैंट कोट ही पहनना है। तो पैंट कोट कहाँ से आएगा, इंडिया में तो बनेगा नहीं। धोती सलवार जो है वो इंडिया में बनती है ना, तो जो पैंट कोट है वो बाहर से आएगा, बाहर से मंगवाया जाएगा, और आज तक उसकी जड़ें, रूट्स हमारे दिमाग में। पैंट पहनेंगे तो ज़्यादा सिविलाइज अच्छे लगेंगे, मॉडर्न लगेंगे, राइट। और जो धोती वोती पहनेंगे या सलवार सूट पहनेंगे तो उसमें हम गंवार लगेंगे, गंवार। तो ये हमारी आइडियोलॉजी, ये ब्रेन वॉश थ्योरी कहलाती है। ये दो प्रकार की, दो और हम पहले प्रकार की पढ़ रहे हैं। तो सिविलाइज तो ये जो लोग थे वो समझ चुके थे, जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे वो समझ सके थे कि इनकी सिर्फ ये स्ट्रैटेजी है हमें अनसिविलाइज कहने की। सिविलाइज वही होता है जो मतलब मॉडर्नाइज कौन होता है कि जो रैशनल हो और ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता हो, कि मतलब कि आपके तर्क के वजह से किसी को नुकसान ना हो, ठीक। अगर कोई चीज़ आपको सही लग रही है या गलत लग रही है, उसकी वजह से आप किसी ह्यूमन या किसी को परेशान या उनको दुख ना पहुंचाएं, तो उसको कहते हैं मॉडर्नाइज रैशनल होना कहते हैं, कि आप सही और गलत में फ़र्क कर सको, उसको कहते हैं मॉडर्नाइज्ड, विचारों में मॉडर्नाइज्ड, ठीक। तो ये पिलर उनका टूट गया था कि आप हमको सिविलाइज तो बिल्कुल नहीं बना सकते क्योंकि हम खुद सिविलाइज्ड हैं। और दूसरा पिलर था कि हम अंग्रेज़ों को जीतना असंभव है। तो ये ऑब्वियसली ये 200 साल हम पे राज कर गए थे, तो हम अंग्रेज़ों को जीतना असंभव बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ दिमाग में था। धीरे धीरे जो रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने ये सोचा कि अगर हमें अपना राज नहीं मिला तो हम यहाँ पे बैठे ही रहेंगे। ये इनकी बात को सत्य कर रहे थे कि हम अंग्रेज़ों को जीतना असंभव है। जब ये सभी इकट्ठे हो गए, कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, ये सभी इकट्ठे हो गए, तो जब इन्होंने हर जगह मूवमेंट शुरू करा तो इनको प्रेशराइज होके
अ, अंग्रेज़ों को जीतना असंभव है। मतलब इसमें ये भी एग्जांपल्स आ सकते हैं, जैसे कि उस समय क्या होता था कि न्यूज़पेपर जो था वो कॉमन आता था। मतलब कि मान लो कि पंचायत हो गया या बहुत सारे गुट एक बंदे ने खरीदा, तो सभी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंग्लिश में आते थे उस समय, न्यूज़पेपर जो थे वो इंग्लिश में आते थे। तो इस तरह से जो है ये न्यूज़ फैलती थी। ठीक, तो चौराहे में बैठे हुए व्यक्ति सभी सुन लेते थे। जो रिवॉल्यूशनरी पीपल्स थे, जो है ना, वो उनको ये इन्फॉर्मेशन पता चलती थी। उसमें क्या होता था कि एक न्यूज़ आई, मान लो कि एक न्यूज़ आई कि, मान क्या लो कि सच बात है कि जो इथोपिया है ना, इथोपिया, आज भी जो कंट्री है इथोपिया, उनके जो लोग थे, मतलब कि कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ लोगों ने, मतलब कि उसकी, छोटा सा देश है इथोपिया, और उसके रहने वाले लोगों ने इटली को भगा दिया। मतलब मिल के, सब लोगों ने मिल मिला के उसको भगा दिया, इटली को। इटली कौन थी? एक यूरोपियन कंट्री थी जो कि इथोपिया पे राज कर रही थी, कई सालों से राज कर रही थी। और उस समय ये न्यूज़ फैलती है इंडिया में, तो न्यूज़पेपर तो एक ही व्यक्ति पढ़ता था, क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं थे। जो पढ़े लिखे होते थे वो पढ़ते थे चौराहे पर, और इंग्लिश में पढ़ते थे, और हिंदी में उनको समझाते हैं, डिक्टेट कर देते थे। तो उस समय ये उन्होंने न्यूज़ पढ़ी कि इथोपिया ने हराया सालों से रह रही इटली, यूरोपियन देश, जो कि मतलब कि उनको उनके हक के लिए, मतलब कि कहने का मतलब है कि उन्होंने भगा दिया उनको। तो ये न्यूज़ इंडियन पीपल्स को पता चली। तो जब उनको पता चली तो उनके अंदर भी आग लगती थी कि यार, अगर वो कर सकते हैं, इतने से लोग हैं वो इथोपिया के, और वो इटली को भगा सकते हैं, तो क्यों नहीं जो है कि हम तो इतने लोग हैं, मतलब कि हमारा देश तो इतनी डेंसिटी है, इतने सारे लोग हैं, इतने, हमारे पास तो स्ट्रक्चर भी है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, इनको भगा क्यों नहीं सकते। तो यही जब सुनते थे ना ये लोग, अलग अलग न्यूज़ सुनते थे बाहर की, जैसे कि जापान ने यूएसएसआर को पीछे धकेला, या इस तरह से छोटा सा जापान टेक्नोलॉजी का महारत ही था। तो जापान ने जब यूएसएसआर बड़े से देश को भगा दिया छोटे से देश ने, तो ये सभी न्यूज़ उनके दिमाग में लगती थी, और दिमाग में जाके ये क्वेश्चंस उनके अंदर आता था कि अगर वो इतने छोटे छोटे देश अगर कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ये जो पिलर था ना, हम अंग्रेज़ों को जीतना असंभव है, तो ये भी उन्होंने गलत प्रूफ कर दिया रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ने, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल ने इनको भगाने में संभव क्यों नहीं हराया, क्यों हम इनको जीत चुके हैं। नेक्स्ट 20वीं सेंचुरी, हम 20वीं सेंचुरी में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर्जन लाया था। अब कर्जन जो है वो देखता था कि किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट हो रहे हैं। तो मूवमेंट में जब 100 लोग अगर मूवमेंट प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें मुस्लिम्स भी थे और हिंदू भी थे। और जब जो मुस्लिम 20% मुस्लिम थे, उनको जाके बोल दिया इसने कि भाई तुम मेजॉरिटी में आओगे, मतलब कि जो हिंदू हैं वो तो मेजॉरिटी में हैं, और तुम जो 20, और तुम्हें विधायक बनना है, हम बनवा देंगे तुम्हें, हम अभी इलेक्शन करवाएंगे और आपको सीट देंगे। तो आप जो है 20% हो, फिर भी आप मेजॉरिटी में नहीं आ पाओगे, और इन्होंने आपको देना ही नहीं है सत्ता। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जैसे 20 सेंचुरी के बाद इन्होंने 47 साल इन्होंने इस आइडियोलॉजी पे वर्क करा, डिवाइड एंड रूल कर्जन। तो कर्जन ने हिंदुओं को बांटा, फिर सिखों को बांटा, फिर कास्ट के बेसिस पे इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस करा, जिसमें सिर्फ मुस्लिम वोटर मुस्लिम्स को वोट दे सकते थे, हिंदू मुस्लिम का वोट नहीं दे सकते थे। तो इस तरह से इन्होंने बांटा, और फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इन्हेंस किया। हालांकि ये डिवाइड एंड रूल, ये जो मिथ था ये भी टूटा लास्ट में। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, या मुस्लिम लीग थी, या जो मॉडरेट्स थे, और जो कांग्रेस के दल के लोग थे, हिंदू थे, वो सभी लास्ट में मिलकर
इन अंग्रेज़ों को भगा देते हैं और इतना प्रेशराइज करते हैं उनको 1-2 सालों में कि हमें अपना डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए टोटल, जिसमें सारे रिवॉल्यूशनरी आ जाते हैं, सारे एक्सट्रीमिस्टी रिवॉल्यूशनरी है, मॉडरेट्स मतलब कि जो नरम पंथ सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, है ना। डोमिनियन स्टेटस मीन्स कि सिर्फ हमें राज करने की शक्ति दे दो और ऊपर से आप ही हमें रूल करो। तो पूर्ण स्वराज थोड़ा होगा, सिर्फ हमें ये हमारा राज हमसे, जो इंडियन मिनिस्ट्री थी उसको कट करो, हमें कोई बाहरी शक्ति नहीं चाहिए, हमें इंडियंस के लोगों का, इंडियंस के ही रूलर चाहिए, ठीक। तो डिवाइड एंड रूल भी कई हद तक ये भी पॉलिसी उनकी टूटी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ब्रिटेन को उनकी जो भी आइडियोलॉजी थी, लाइक पावर, वेलफेयर, ब्रेन वॉश 18th सेंचुरी में वाइट मैन बर्डन थ्योरी को नस्ते नाबूद करते हुए डिवाइड एंड रूल की जो जड़ें हैं वो आज भी देखने को मिलती है, परंतु उस समय ये सभी मिल गए हमारे देश को ज़्यादा प्रायोरिटी दी इन्होंने और देश की स्ट्रगल को आज़ाद कराने में इन्होंने सक्सेस हासिल की। तो इससे आज का लेक्चर बस बहुत लंबा हो जाएगा। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हम कल मिलेंगे और एक नए एक्ट के साथ। अब यहाँ पर 20th सेंचुरी में हमने डिवाइड एंड रूल देखा, तो डिवाइड एंड रूल बेसिकली क्या था कि हिंदू और मुसलमानों को बांटने का ये आइडियोलॉजी थी। सिर्फ इन्होंने भड़काया था मुस्लिमों को कि मुस्लिम आपको हिंदू कुछ नहीं देने वाले। तो हमारे देश के लोग चापलूस होते थे, उनको सिर्फ अपने से मतलब है, देश से मतलब नहीं था। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको पता चलता है कि नहीं यार, ये सब जो ब्रिटिशर हैं उनकी चाल है ये, तो वो धीरे धीरे समझ गए और ये भी आइडियोलॉजी आगे चली। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत सारे गवर्नमेंट इंडियन एक्ट। अब गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1909 आएगा, उसके बाद उसके प्रोविजंस, मार्लियामेंटो रिफॉर्म आएगा। अब धीरे धीरे ये क्या करेंगे, अब पहले मुस्लिम लीग बनवाई इन्होंने, मुस्लिम लीग के बाद इन्होंने मुस्लिम इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट दिए। फिर धीरे धीरे ये लोग क्या करेंगे, बाइकैमरल राज्यसभा लोकसभा की शुरुआत करेंगे। ये बस अब जो एक्ट्स आएंगे वो सारे थोड़े धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी और आगे भी हम देखेंगे। सो देन टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।